तो देखो आज हम पढ़ने वाले हैं फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। सेकंड चैप्टर है फिजिक्स का। तो सबसे पहले बात करें फोर्स क्या होता है। तो फोर्स जब हम किसी चीज को पुश करते हैं, पुल करते हैं या हिट करते हैं किसी ऑब्जेक्ट को, तो हम क्या बोलते हैं कि हमने एक फोर्स लगाया है। क्या लगाया है? फोर्स। अब फोर्स क्या क्या कर सकता है? तो इट कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। अगर हम किसी चीज पे बेटा फोर्स लगाते हैं तो वो क्या करता है, किसी रुकी हुई चीज को, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव करा देगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई फुटबॉल नीचे जमीन पे पड़ी और आप उसे लात मारते हो तो वो मूव करने लग जाएगी, है ना। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को हमने मूव करा दिया। दूसरा इफेक्ट क्या है फोर्स का? इट कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। कोई चीज मूव करती हुई आ रही है, आपने उस पर फोर्स लगाया, उसे रोक दोगे। जैसे कि बॉल को आप फोर्स लगा के रोक लेते, कैचिंग अ बॉल, आपके हाथों पे रुक जाती है ना कि। तीसरा इफेक्ट क्या है? इट कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पे बेटा फोर्स लगाओगे तो उसका शेप चेंज हो जाएगा। जैसे इलास्टिक को खींच देते तो शेप बदल जाता है। डफ यानी लोई से आप रोटी बना देते हो, शेप बदल जाता है। इसके अलावा फोर्स क्या करता है? डायरेक्शन चेंज कर देता है। एग्जाम्पल के तौर पे क्रिकेट, क्रिकेट में जब आप बॉल को हिट करते हो अपने बैट से तो क्या होता है, उसकी डायरेक्शन जो है बदल जाती है। ठीक है, उसकी डायरेक्शन क्या होती है? चेंज हो जाती है। तो हिटिंग अ बॉल, ठीक है, फ्रॉम द क्रिकेट बैट, उस केस में क्या होगा? डायरेक्शन बदल जाएगी। तो डायरेक्शन बदलने का एग्जाम्पल है। और पांचवा इफेक्ट क्या है? तो अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हो मोशन की डायरेक्शन में तो उसकी स्पीड बढ़ा देगा, और मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब कहने का मतलब ऑब्जेक्ट भी इधर ही जा रहा है और आपने पीछे से फोर्स लगा दिया इस डायरेक्शन में, तो स्पीड बढ़ जाएगी। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है और आपने इधर से आके इधर को फोर्स लगा दिया तो स्पीड घट जाएगी। तो वेलोसिटी भी चेंज करता है कौन? फोर्स। ठीक है। अब हमारे फोर्सेस जो है ना बेटा नेचर में दो टाइप के होते हैं। एक बैलेंस्ड फोर्स होता है और दूसरा हमारा अनबैलेंस्ड फोर्स होता है। तो बैलेंस फोर्स क्या होता है? जब आप किसी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर दो अपोजिट डायरेक्शन से इक्वल अमाउंट में फोर्स लगाते हो। मान लो जैसे इधर से भी 50 न्यूटन लगाया और इधर से भी 50 न्यूटन लगाया। एक तरफ के फोर्स को हम क्या करते हैं? पॉजिटिव मान लेते हैं और दूसरी तरफ के फोर्स को हम नेगेटिव मान लेते हैं। तो अब इस ऑब्जेक्ट पे टोटल फोर्स जो लगेगा, नेट फोर्स, वो कितना लगेगा? 50। एक तरफ से दूसरे तरफ के हमने फोर्स को नेगेटिव मान लिया, डायरेक्शन अपोजिट है ना, तो इसलिए हम नेगेटिव मान लेते हैं। तो अब टोटल फोर्स कितना लगेगा? प्लस का 50 और माइनस का 50, यानी 50 माइनस 50, 0 न्यूटन। कितना फोर्स? 0 न्यूटन। तो जब किसी ऑब्जेक्ट पे दो अपोजिट डायरेक्शन से लगने वाले फोर्स का टोटल 0 न्यूटन हो तो ऐसे फोर्स को क्या बोलते हैं? बैलेंस्ड फोर्स। क्या बोलते हैं? बैलेंस्ड फोर्स। या फिर दोनों डायरेक्शन, दो अपोजिट डायरेक्शन से इक्वल अमाउंट में फोर्स लग रहा हो। ठीक है, अगर दो अपोजिट डायरेक्शन से इक्वल अमाउंट में फोर्स लग रहा हो तो भी हम क्या बोलेंगे उसको? बैलेंस्ड फोर्स। और बैलेंस्ड फोर्स की वजह से कभी भी ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा। बैलेंस्ड फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट कभी भी मूव नहीं करेगा। अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है बच्चों? तो अनबैलेंस्ड फोर्स क्या है समझो। ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है, ये बॉक्स, इधर से इस पे 100 न्यूटन लग रहा है और इधर से 50 न्यूटन लग रहा है। इस वाले फोर्स को नेगेटिव मान लेते हैं, इसको पॉजिटिव मान लेते हैं। अब क्या हो रहा है? क्या दोनों तरफ से इक्वल फोर्स लग रहा है दो अपोजिट डायरेक्शन से इस ऑब्जेक्ट पे? नहीं ना। अब अगर टोटल फोर्स लगाएं, निकालें, तो कैसे निकालेंगे टोटल फोर्स? प्लस करके, 100 प्लस का और नेगेटिव का 50, टोटल फोर्स कितना आ रहा है? 50 न्यूटन। अब नेट फोर्स जीरो नहीं है। जब नेट फोर्स जीरो नहीं होता तो उसको हम बोलते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स। तो होगा क्या? ये ऑब्जेक्ट पे अब अनबैलेंस्ड फोर्स लग रहा है क्योंकि टोटल फोर्स जीरो नहीं आ रहा है। तो ये ऑब्जेक्ट मूव तो करेगा किस डायरेक्शन में? जिधर से ज्यादा फोर्स लग रहा है। इधर से 100 लग रहा था, इधर से 50 लग रहा था, तो इस तरफ का ज्यादा है, अभी भी 50 न्यूटन ज्यादा है, तो इस तरफ को गाड़ी आपकी मूव कर जाएगी, ऑब्जेक्ट आपका मूव कर जाएगा। तो अनबैलेंस फोर्स की ही वजह से क्या होता है? कोई भी चीज जो है नेचर में मूव करती है। ठीक है, ये मैं भी एज ऑफ नाउ स्किप कर देता हूँ, पेपर में मैंने देखा नहीं कभी तक आज तक पूछते हुए। तो हम बात करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की।
पीछे का जो छोड़ा है वो कभी और देख लेंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की, तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वो रेस्ट में है या फिर एक स्ट्रेट लाइन में यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो अपनी स्टेट को वैसा ही रखेगा। कब तक? जब तक कि उस पे कोई बाहर से फोर्स ना लग रहा हो, उस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लग रहा हो। सिंपल सी भाषा में कहें, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे तो वो रेस्ट में रहेगा, और अगर वो यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन मोशन में है तो वो यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन मोशन करता रहेगा। कब तक? जब तक कि उस पे एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। मतलब ये चीज अगर रुकी है तो ये रुकी रहेगी, और ये चीज अगर चल रही है तो चलती रहेगी। तब तक जब तक कि बाहर से इस पे फोर्स ना लगे, तब तक ये जैसा कर रहे हैं वैसा ही करते रहेंगे। और नेचर में ना ये आदत सी है, हर ऑब्जेक्ट की आदत सी है। वो ना अपने स्टेट ऑफ रेस्ट, अगर वो रुके हैं या वो चल रहे हैं, तो उसमें आने वाले चेंज को रोकते हैं। रुके हैं तो वो रुके ही रहना चाहते हैं और चेंज नहीं आने देना चाहते अपनी पोजीशन में, और चल रहे हैं तो चलते ही रहना चाहते हैं, वो रुकना नहीं चाहते। ठीक है, तो हर ऑब्जेक्ट क्या करता है? रेजिस्ट करता है, रोकता है अपनी स्टेट में आने वाले चेंज को। ठीक है, रुका वाला जो चीज रुकी है वो चलना नहीं चाहती है, जो चल रही है वो रुकना नहीं चाहती। तो किसी भी अनडिस्टर्ब्ड ऑब्जेक्ट, किसी भी अनडिस्टर्ब्ड ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी या वो टेंडेंसी जिसकी वजह से अगर वो सेम वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है या रुका हुआ है, ठीक है, या रुका हुआ है, और वो अपनी इस स्टेट को मेंटेन करना चाह रहा है, तो जिस प्रॉपर्टी की वजह से, जिस टेंडेंसी की वजह से वो अपनी स्टेट को मैनेज करता है, उसे हम इनर्शिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनर्शिया। ठीक है, तो जो अनडिस्टर्ब्ड ऑब्जेक्ट है, अगर वो रेस्ट में है या वो स्ट्रेट लाइन में सेम मोशन से वेलोसिटी कर रहा है, तो उसकी इस टेंडेंसी को क्या बोलते हैं? इनर्शिया। अब सवाल ये आता है कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया क्यों कहते हैं? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया क्यों कहते हैं? तो देखो क्या है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये कहता था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, और अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो स्ट्रेट यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा। कब तक? जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। ये तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। इसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। क्यों? तो इसके पीछे रीजन है कि एवरी मटेरियल, देखो क्यों लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं कि इनर्शिया क्या बोलता है हमें? इनर्शिया कहता है कि कोई भी मटेरियल बॉडी के पास एक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से अपने वो मोशन में या रेस्ट में आने वाले चेंज को क्या करता है? रोकता है। ठीक है, मतलब इनर्शिया का मतलब है कि वो प्रॉपर्टी किसी भी ऑब्जेक्ट की जो उसे चल रही है तो चलते ही रहने देना चाह रही है, और अगर वो रुकी हुई तो उसे रोके ही रखना चाह रही है। उस प्रॉपर्टी को इनर्शिया बोलते हैं। और फर्स्ट लॉ और इनर्शिया की डेफिनेशन ऑलमोस्ट सिमिलर है, तो इसीलिए फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोल देते हैं। ठीक है, बाकी इसका एग्जैक्ट आंसर जो है मैं आपको व्हाट्सएप पे डाल दूंगा नोट्स में। ठीक है, बहुत बड़ा आंसर है, मैं इसका एग्जैक्ट आंसर आपको डाल दूंगा खुद दोबारा लिख के। तो अब कई बार आपने देखा होगा जब आप बस में बैठे होते हो और बस रुकी हुई होती है और बस अचानक चल देती है, तो आप ना पीछे की तरफ झटका खाते हो। ऐसा क्यों होता है? तो इसके पीछे रीजन है, जब बस अचानक स्टार्ट होती है तो क्या होता है? बस में मोशन आता है, बस के फ्लोर पे जो आपके पैर हैं उनमें मोशन आता है, लेकिन जो अपर बॉडी है ना, आपके पैरों को छोड़ के जो अपर बॉडी है वो अभी भी रेस्ट में रहना चाहती है। तो जो आपकी अपर बॉडी है वो उस मोशन को अपोज करती है अपनी इनर्शिया की वजह से। बस मोशन में आ गई, आपके पैर मोशन में आ गए, लेकिन जो आपकी अपर बॉडी है वो अपनी इनर्शिया की वजह से इस मोशन को रेजिस्ट करती है, जिसकी वजह से क्या होता है? हम पीछे गिर जाते हैं। मतलब बस और पैर तो आगे निकल जाते हैं, बॉडी पीछे रह जाती है, अपर बॉडी, इसलिए पीछे झटका खाते हैं। इसका उल्टा जब बस रुकती है, बस अचानक ब्रेक लगता है बस में, गाड़ी में, तो होता है हम आगे की तरफ झटका खाते हैं। होता क्या है कि जब एक ड्राइवर अचानक ब्रेक लगा देता है तो हमें, ठीक है, आगे की तरफ झटका लगता है। क्यों? तो अब हमारी बॉडी की इनर्शिया, अपर बॉडी की इनर्शिया क्या चाह रही थी? मोशन में रहना चाह रही थी।
लेकिन हुआ क्या, बस रुक गई। तो जब बस रुकी तो बेटा बस का फ्लोर और आपके पैर जो बस के फ्लोर पे थे और बस, ये तो रेस्ट में आ गए। पर आपकी अपर बॉडी की इनर्शिया क्या चाह रही है, वो अभी भी फॉरवर्ड मोशन में जाना चाह रही है। तो अब बस रुक गई, पैर रुक गए, लेकिन अपर बॉडी अभी भी मोशन में थी, वो आगे निकल गई, इसलिए आपको आगे की तरफ झटका लगता है। ठीक है। फिर सवाल आता है कि भैया हमें सीट बेल्ट क्यों पहननी चाहिए। व्हाई डू वी वियर सीट बेल्ट इन अ मूविंग व्हीकल। एक चलते हुए व्हीकल में हमें सीट बेल्ट क्यों पहननी चाहिए। तो सीट बेल्ट को सेफ्टी बेल्ट भी कहा जाता है, और ये सेफ्टी बेल्ट क्या करती है, फोर्स एक्सर्ट करती है, फोर्स लगाती हैं हमारी बॉडी पे, जिससे क्या होता है, जो फॉरवर्ड मोशन है, आगे की तरफ जाने की स्पीड वो स्लो पड़ जाती है। ठीक है। सीट बेल्ट जिन्हें सेफ्टी बेल्ट कहा जा रहा है, वो क्या करती है, हमारी बॉडी पे एक फोर्स लगाती है, जिससे हमारे आगे जाने का मोशन यानी फॉरवर्ड मोशन स्लो हो जाता है। अब हम आगे उस गाड़ी की स्पीड से नहीं जा रहे, उससे थोड़ी सी कम स्पीड से जाते हैं। तो अगर अचानक ब्रेक लगता भी है, ठीक है, अगर सीट बेल्ट नहीं लगाई होती और अचानक ब्रेक लग जाता, तो क्या होता, आपका सर जो है, वो जो पैनल होता है जिसे हम डैशबोर्ड कहते हैं कार का, वहां लग जाता। ड्राइवर जो है, उसका जो सर है वो स्टीयरिंग पे लग जाता और उसे चोट लग सकती थी, या बहुत ज्यादा बड़ा हादसा हो सकता था। लेकिन अगर उसने सीट बेल्ट पहनी होगी, तो सीट बेल्ट क्या करेगी, हमेशा उसको पीछे की तरफ एक धक्का मारती रहेगी। ठीक है। जिसकी वजह से क्या होगा, उसकी बॉडी थोड़ा स्लो ट्रेवल करेगी और उसको कोलिजन नहीं होगा, उसकी टक्कर नहीं होगी, बच जाएगा ना। कभी आप करके देखना, आप नॉर्मली सीट बेल्ट है ना पहने हो, उसको एकदम अचानक से खींचना, अब देखना वो वहीं बंद हो जाती है झट। जैसे तुम अचानक से खींचोगे ना, थोड़ी सी खींच के तुरंत बंद हो जाएगी, वहीं बंद हो जाएगी, करके देखना, तब तुम्हें पता करेगा। ऐसा तो तुम्हें लग रहा है कि सीट बेल्ट को ना तुम जब धीरे धीरे आगे पीछे करते हो ना, बड़े आराम से हो जाती है। कभी क्या करना, सीट बेल्ट को ना अचानक खींच के देखना, स्पीड से देखना, खींचेगी नहीं, एकदम एक जगह जाम हो जाएगी। ठीक है, करके देखोगे तो पता चलेगा, ये काम करती है वो स्पीड। फिर कह रहा है कि जब एकदम अचानक हमारी गाड़ी शार्प टर्न लेती है हाई स्पीड पे, तो हम एक तरफ को गिर जाते हैं। पहाड़ों में देखा ना, बस ड्राइवर जब जोर से एकदम मोड़ता है तो सारे ड्राइवर एक तरफ गिर जाते हैं और सारे पैसेंजर एक तरफ गिरते हैं। ऐसा क्यों होता है, अगेन इनर्शिया की वजह से। हमारी जो बॉडी की इनर्शिया है, वो अभी तक जब बस सीधी चल रही थी तो वो भी स्ट्रेट लाइन में जाना चाह रही थी, लेकिन अब मोड़ आ गया है। ठीक है। तो ड्राइवर क्या करेगा, एक अनबैलेंस फोर्स लगाएगा इंजन के ऊपर ताकि डायरेक्शन चेंज हो। ड्राइवर बस पे क्या करेगा, एक अनबैलेंस्ड फोर्स लगाएगा, जैसे जिसकी वजह से इंजन की डायरेक्शन चेंज होगी, तो गाड़ी की भी डायरेक्शन चेंज होगी, है ना। लेकिन हमारी जो अपर बॉडी या बॉडी है, उसकी इनर्शिया अभी भी स्ट्रेट लाइन में जाना चाहती है, जबकि बस मुड़ चुकी है। तो इस वजह से होगा क्या, हमारी इनर्शिया डिस्टर्ब होगी और हम एक तरफ को गिर जाएंगे। फिर तुमने देखा होगा छतों के ऊपर ना, बस में छतों के ऊपर जो सामान है उसे रस्सी से बांधा जाता है, क्यों। इसके पीछे रीजन क्या है कि अगर आप अचानक ब्रेक लगा देते हो, दिस इज बिकॉज व्हेन अ सडन ब्रेक विल बी अप्लाइड, जब अचानक ब्रेक लगेगा तो वो जो लगेज है अचानक ब्रेक लगने की वजह से आगे गिर सकता है। लेकिन अगर आप उस पे रस्सी बांध देते हो, सामान को रस्सी से बांध देते हो, तो जो उसका फॉरवर्ड मोशन होगा वो स्लो पड़ जाएगा। फॉरवर्ड मोशन क्या हो जाएगा, स्लो। सीट बेल्ट वाला काम कर रही है यहाँ पर रस्सी, है ना। जो सीट बेल्ट करती थी क्या करती थी, आपके फॉरवर्ड मोशन को स्लो कर देती थी, रस्सी भी ये करती है, वो सामान के फॉरवर्ड मोशन को स्लो कर देती है। तो अगर ड्राइवर अचानक ब्रेक लगाएगा अभी, तो क्या होगा, वो सामान आगे नहीं गिरेगा, क्योंकि उसका फॉरवर्ड मोशन थोड़ा सा स्लो है, तो अचानक सामान आगे नहीं गिरेगा। फिर बड़ा फेमस क्वेश्चन अभी मैंने रिसेंटली किसी पेपर में देखा था कि जब आप ना कैरम को हिट करते हो, अच्छा मैं नहीं बनाया था वो पेपर, उसी में ही था, केस भी स्टडी डाली है मैंने। तो why only one carom coin falls out when a silver a striker strike hits it। आप देखें कैरम की गोटियों को यूं करके एक के ऊपर एक से सजाते हो, फिर स्ट्राइकर से मारते हो, सबसे नीचे वाली गोटी को जोर से स्ट्राइकर से हिट करते हो, तो सिर्फ नीचे वाली गोटी जाती है, बाकी सारी की सारी जो कॉइन्स है ना बेटा, वो धीरे 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 करके वापस अपनी पोजीशन पे आ जाती है। ऐसा क्यों होता है, तो होता क्या है, आप इनर्शिया की वजह से हो रहा है। किसकी वजह से हो रहा है, इनर्शिया की वजह से। सारी की सारी कैरम कॉइन जो हैं, अभी जब तक मैंने उसको हिट नहीं किया था, रेस्ट में थी,
पर जब आपने स्ट्राइकर से सबसे नीचे वाले कॉइन को हिट किया तो इनर्शिया किसकी डिस्टर्ब हुई? सबसे नीचे वाले कॉइन की। फोर्स किस पे लगा? सबसे नीचे वाले कॉइन पे। तो इनर्शिया भी किसकी डिस्टर्ब होगी? सबसे नीचे वाले कॉइन पे। तो हिल के भागेगा भी कौन? सबसे नीचे वाला कॉइन। बाकी सारे कॉइन वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएंगे। अब इनर्शिया है क्या? इनर्शिया किसी भी ऑब्जेक्ट की वो टेंडेंसी है, किसी भी अनडिस्टर्ब्ड ऑब्जेक्ट की वो टेंडेंसी है जिससे वो अपने स्टेट ऑफ रेस्ट या यूनिफॉर्म मोशन में आने वाले चेंज को रोकता है। किसी भी ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो अगर रेस्ट में तो रेस्ट में रह जाता है और मोशन में तो मोशन में रह जाता है, उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं इनर्शिया। फिर आपको ना एक एक्सपेरिमेंट करना है। एक्सपेरिमेंट क्या करना है? एक ग्लास लेना, उसमें पानी भरना है और उस ग्लास के ऊपर पतला सा वो प्लेइंग कार्ड वाले कार्ड रख देना और कार्ड के ऊपर रख देना एक रुपए का सिक्का और फिर कार्ड पे जोर से हिट करना। तो आप क्या देखोगे? कार्ड उड़ जाएगा और सिक्का पानी में गिर जाएगा। सिक्का क्यों नहीं उड़ा? सवाल यह है कि सिक्का क्यों नहीं उड़ा? सिक्का पानी में क्यों गिर गया? तो जब आपने कार्ड को फ्लिक किया यानी कार्ड को हिट किया तो कार्ड उड़ गया। क्यों? क्योंकि आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाया। और किस पे लगाया वो एक्सटर्नल फोर्स? फोर्स कार्ड पे। तो मोशन में कौन आएगा? कार्ड। बट जो कॉइन है ना, कॉइन सिक्का, उसकी इनर्शिया तो अभी भी रेस्ट में है। आपने उस पर फोर्स भी नहीं लगाया कॉइन के ऊपर। तो कॉइन पे जब फोर्स नहीं लगाया तो वो रेस्ट में थी, तो रेस्ट में ही रहना चाहिए। और वो कहां गिर जाएगी? तो पानी के अंदर। ठीक है। तो तुमने देखा होगा तुम्हारी मम्मी पापा वगैरह दरी साफ करते टाइम क्या करते हैं? दरी को ना टांगते हैं पहले किसी जगह पे और बढ़िया करके उसकी कुटाई करते हैं डंडे से। तो ऐसा क्यों करते हैं? देखो, दरी के अंदर जो डस्ट पार्टिकल है ना, कई महीनों की मेहनत के बाद इकट्ठे हुए। आपने नहीं की, उन्होंने खुद की। तो दरी के अंदर जो डस्ट के पार्टिकल हैं वो क्या करते हैं? उसके अंदर, दरी के अंदर रेस्ट में आ जाते हैं, रेस्ट में चले जाते हैं अपनी इनर्शिया की वजह से। पर जब आप उस दरी को डंडे से कूटते हो, पीटते हो, तो जो डस्ट के पार्टिकल हैं उनकी इनर्शिया डिस्टर्ब हो जाती है। तो जिसकी वजह से क्या होता है? जो आपने डंडे से कूटा तो पार्टिकल पे फोर्स लगा, उन डस्ट के पार्टिकल पे एक एक्सटर्नल फोर्स लगा। उस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से क्या होगा? वो पार्टिकल मोशन में आ जाएंगे। इनर्शिया डिस्टर्ब कर दी ना, तो पार्टिकल मोशन में आ जाएंगे। मोशन में आके वो निकल निकल के बाहर गिर जाएंगे जाके डस्ट के पार्टिकल आपकी दरी से। Why the leaf starts falling down when we shake its branches vigorously? पत्तियां क्यों गिरती हैं जब आप जोर जोर से ब्रांचेस को हिलाते हो? तो सेम वही है, पहले लीव्स और ब्रांचेस रेस्ट में थे, पर जब आपने उन ब्रांचेस को जोर जोर से हिलाना शुरू किया तो क्या कर रहे हो? आप हिलाते टाइम ना एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो ब्रांचेस पे। तो जब आप ब्रांचेस पे एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे तो वो फोर्स ऑब्वियसली किस पे और लगेगा? लीव्स पे। तो अब जब लीव्स पे एक्सटर्नल फोर्स लग गया तो लीव्स किस में आ जाएंगी? मोशन में। और लीव्स मोशन में आती गिरने लग जाएंगी। फिर तुमने देखा होगा सॉसर जिसके ऊपर हम कप रखते हैं, उसमें ऐसा छोटा सा ना गोल सा होल सा होता है, उसे ग्रूव कहते हैं। उसी के अंदर कप हम फंसा देते हैं। अरे ये ग्रूव यानी ये छेद क्यों दिया होता है? तो जो सॉसर के अंदर ग्रूव्स होते हैं वो क्या करते हैं? वो कप को रोकते हैं टॉपलिंग ओवर से, हिलने डुलने से रोकते हैं। अच्छा, क्योंकि कभी अचानक झटका लग जाएगा तो कप हिल डुल जाएगा, टूट के नीचे गिर जाएगा, चाय फैल जाएगी। लेकिन ये ग्रूव होगा, ये जो गड्ढा सा है, वो गड्ढा क्या करेगा? उसको वहीं पे मेंटेन करके रखेगा, उस कप की इनर्शिया को मेंटेन कर लेगा, हिलने डुलने नहीं देगा। ठीक है। तो उसकी इनर्शिया को मेंटेन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? कप उस सॉसर के अंदर ग्रूव्स बनाते हैं। अब बेटा जो आपका मास और इनर्शिया है ना, वो एक दूसरे के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनर्शिया। क्या मतलब है? कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली उसकी इनर्शिया भी ज्यादा होगी, और अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास कम है तो उसकी इनर्शिया भी कम होगी। मास ज्यादा है, इनर्शिया ज्यादा होगी, मास कम होगा, इनर्शिया कम होगी। तो इसी कॉन्सेप्ट पे काम करते हुए आपने देखा होगा कि आप ना वो शॉपिंग मॉल के अंदर जो शॉपिंग कार्ट होती है उसे बड़े इजीली उसका हवाई जहाज बना देते हैं।
लेकिन अगर आपको ट्रेन मूव करानी हो तो आप मूव नहीं करा पाओगे। रीजन क्या है? जो कार्ट है, शॉपिंग कार्ट है, उसका मास कम होता है, तो इनर्शिया भी कम होगी। इस वजह से आप बड़े इजीली उसे क्या कर दोगे, मूव। लेकिन ट्रेन का मास बहुत ज्यादा होता है, तो ऑब्वियसली इनर्शिया भी बहुत ज्यादा होगी, तो आप उसे इजीली मूव नहीं करा सकते। ऐसी रबर बॉल और स्टोन में स्टोन की ज्यादा होती है, साइकिल और ट्रेन में ट्रेन की ज्यादा होती है, 5 रुपए और 1 रुपए के सिक्के में 5 रुपए की ज्यादा होती है। अब बात आती है मोमेंटम की, कि मोमेंटम क्या होता है। तो मैं तुम्हें ऐसे समझाता हूँ। एक बुलेट है मेरे हाथ में, आप उससे डरोगे? नहीं डरोगे। 100 ग्राम की बुलेट थी मेरे हाथ में रखी, आप उससे नहीं डरोगे। उस 100 ग्राम की बुलेट को अगर मैं पिस्टल में डाल के फायर कर दूं तो आप खौफ में आ जाओगे, आपको डर लगने लग जाएगा। तो ऐसा क्या हो गया उस बुलेट के साथ कि पहले जब वो मेरे हाथ पे रखी थी आप नहीं डर रहे थे, लेकिन पिस्टल से फायर हुई तो आप डर गए। उसमें स्पीड आ गई, मास तो उसका उतना ही रहेगा 100 ग्राम, लेकिन अब उसमें स्पीड आ गई। अब ये स्पीड और मास मिलके एक खतरा पैदा कर सकते हैं आपके लिए, आपका नुकसान कर सकते हैं। ऐसी रोड पे एक ट्रक खड़ा है, उसके टायर वायर पंचर है, आपको उससे कोई डर नहीं लगेगा, आप नाचोगे उसके आगे। लेकिन लेकिन जब बात आएगी ना इसकी, वही ट्रक अगर धीरे धीरे रेंगने भी लग जाए, सॉरी, अगर वही ट्रक जो है धीरे धीरे रेंगने भी लग जाए तो क्या होगा? आप उस ट्रक से डर जाओगे। क्यों? पहले ट्रक हजारों किलो का था, मास था उसमें भी, पहले भी था, लेकिन जैसे वो धीरे धीरे चलने लगा उसके अंदर वेलोसिटी और आ गई, है ना? तो अब आप उससे डरने लग जाओगे। क्यों? क्योंकि इसमें स्पीड आ गई। तो ये मास और वेलोसिटी के कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं मोमेंटम। उस ट्रक के अंदर एक मोमेंटम आ गई। तो मोमेंटम का क्या मतलब है? द मोमेंटम पी, इसे पी से डिनोट करते हैं मोमेंटम को, छोटे पी से, ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। किसी भी ऑब्जेक्ट के मोमेंटम का मतलब होता है, मोमेंटम का मतलब होता है उस ऑब्जेक्ट के मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट मल्टीप्लाई। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास m है, वेलोसिटी v है, तो उसका जो मोमेंटम p, वो कैसे आएगा? मास इंटू वेलोसिटी, यानी p इक्वल टू कैसे हो जाएगा? मास इंटू वेलोसिटी, p इक्वल टू mv। और अगर मैं ऐसा यूनिट की बात करूं बेटा मोमेंटम की, तो कैसे निकालोगे? मोमेंटम की ऐसा यूनिट निकालनी है ना, तो मास की ऐसा यूनिट रख दो केजी, और वेलोसिटी की ऐसा यूनिट रख दो मीटर पर सेकेंड। तो ऐसा यूनिट क्या आ जाएगी मोमेंटम की? केजी मीटर पर सेकेंड। क्या यूनिट आएगी? ऐसा यूनिट क्या आएगी? केजी मीटर पर सेकेंड। अब याद रखना, अगर आपको स्पीड किलोमीटर पर आवर में दी है तो उसे मीटर पर सेकेंड में ही चेंज करके फॉर्मूले में डालना, ठीक है? P इक्वल टू एम वी लगाते टाइम आपका जो मास होगा ना, ओनली इन केजी होना चाहिए। ग्राम में है तो केजी में चेंज करना, और जो वेलोसिटी है वो मीटर पर सेकेंड में ही होनी चाहिए, नॉट इन केएम। केएम में नहीं होनी चाहिए, ठीक है? अच्छा, अब मोमेंटम के साथ क्या चीज है बेटा? मोमेंटम का मैग्नीट्यूड भी है, मल्टीप्लाई करोगे एक वैल्यू आएगी, मैग्नीट्यूड आएगा। और डायरेक्शन भी होता है, ट्रक किसी तो डायरेक्शन में जाएगा, बुलेट किसी तो डायरेक्शन में जाएगा। तो क्योंकि मोमेंटम के पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, तो मोमेंटम हमारी वेक्टर क्वांटिटी, कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है? तो अब चलते हैं हम अगले लॉ की तरफ, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो इसको मैं एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूंगा। होता क्या है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के लिए? हमें देखो, जैसे मान लो हमारे पास ये एक गाड़ी है, ट्रक है, ये ट्रक जो है खड़ा हुआ है अभी। ये कार ले लो, कार, इसकी बैटरी डेड हो गई है। तो बैटरी डेड हो गई और आप इसके ड्राइवर हो, तो आप इसे चला रहे होगे, चलेगी नहीं, स्टार्ट ही नहीं होगी। तो अब क्या बोलोगे? अपने दोस्त को बोलोगे भाई इस पे धक्का मार। तुम्हारा दोस्त आया, उसने धक्का मारा और छोड़ दी, एक झटका मारा और छोड़ दी, क्या गाड़ी चलेगी? नहीं चलेगी।
इस गाड़ी को चलाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बेटा? धक्का तो लगाना पड़ेगा, पर कैसे लगाना पड़ेगा? क्यों? धक्का मार के छोड़नी नहीं है। क्या करना है? गाड़ी है, इस पे कॉन्स्टेंटली एक फोर्स लगाते जाना है और कुछ टाइम के लिए लगाना है। ठीक है, इस पे फोर्स लगाना और वो फोर्स कुछ टाइम के लिए लगाना है, और जिस डायरेक्शन में चलाना उसी डायरेक्शन में गाड़ी को धक्का मारना है। ठीक है, जैसे जैसे आप फोर्स बढ़ाते जाओगे, आप देखोगे गाड़ी की स्पीड भी चेंज होती चली जाएगी। स्पीड चेंज हो रही है और गाड़ी का खुद का कुछ मास है, यानी मोमेंटम भी चेंज होगा। क्या चेंज होगा? मोमेंटम। पहले आप धक्का मार रहे थे, फिर आपके दोस्त ने भी मारना शुरू कर दिया, और तेज हो जाएगी। मास तो इसका है ही, और वो वेलोसिटी से मल्टीप्लाई होता चला जाएगा, मोमेंटम बदलता चला जाएगा। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन यही कहता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट के मोमेंटम का जो चेंज होने का रेट है, मोमेंटम समझ रहे हो? स्पीड और मास की, नहीं, हाँ, वेलोसिटी और मास का प्रोडक्ट, उसमें जो चेंज आएगा वो किस बात पे डिपेंडेंट होगा? फोर्स के ऊपर, जो आप अनबैलेंस फोर्स लगा रहे हो। जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे उतना ज्यादा मोमेंटम चेंज होगा, उतना ज्यादा आपको स्पीड में चेंज देखने को मिलेगा। और ये मोमेंटम किस डायरेक्शन में चेंज होगा? इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम के बदलने का रेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके द्वारा लगाए गए अनबैलेंस्ड फोर्स के ऊपर। ठीक है, आपके द्वारा लगाए गए अनबैलेंस्ड फोर्स के ऊपर डिपेंडेंट है। क्लियर है? मतलब कि जो मोमेंटम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? आपके द्वारा लगाए गए फोर्स। ठीक है, अब समझते हैं। इस यहां बोला रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बोला है। अब इसकी डेरिवेशन आती है 3 नंबर 2 नंबर में। तो कैसे निकालनी है डेरिवेशन? देखो, मान लो मेरे पास एक ऑब्जेक्ट था, उसका नाम, उसका मास, उसका वजन कितना है? m। शुरू शुरू में, और वो एक स्ट्रेट लाइन में जा रहा था। एक ऑब्जेक्ट जिसका मास m और एक स्ट्रेट लाइन में जा रहा था, उसकी वेलोसिटी उस टाइम पे कितनी थी? u। फिर मैं आया, मैंने उसको पीछे से धक्का मारा, कितना फोर्स लगाया उसके ऊपर? f फोर्स लगा दिया। और किस डायरेक्शन में लगाया? जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा था। ये ऑब्जेक्ट इधर जा रहा था, मैंने इधर से ही ना, इसकी वेलोसिटी, मास इसका m था, वेलोसिटी इसकी u थी, मैंने इसी डायरेक्शन में फोर्स लगा दिया f। और कितने टाइम के लिए लगाया? t टाइम के लिए। तो ऑब्वियसली क्या होगा, जब तुम इसको जिस डायरेक्शन में जा रहा था उस डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे तो इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, और वेलोसिटी चेंज होके कितनी होगी इसकी? v। तो ऑब्वियस सी बात है इसके मोमेंटम में चेंज आया होगा। पहले इसका मोमेंटम अलग रहा होगा क्योंकि वेलोसिटी अलग थी, और अब आपने धक्का मार के इसकी वेलोसिटी बढ़ा दी, यानी इसका मोमेंटम भी आपने चेंज कर दिया। ठीक है, अब आपने क्या किया? इसका मोमेंटम भी चेंज कर दिया। ठीक है, तो जब आपको थर्ड लॉ ऑफ मोशन आए डिराइव करने को, तो देखो आप कैसे डिराइव करोगे। ये जो मैंने यहां से लिखा ना सब, तो देखो सेकंड लॉ ऑफ मोशन कैसे डिराइव करेंगे। ड्राइव सेकंड लॉ ऑफ मोशन, डिराइव की जगह लिख सकता है फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो ये निकलेगी कैसे वो समझो जरा। सेकंड लॉ ऑफ मोशन की डेरिवेशन कैसे आएगी? सबसे पहले बोलना कि लेट एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m moving with sorry moving with initial velocity u। मास m था, उसकी इनिशियल वेलोसिटी u थी, आपने एक फोर्स लगाया। व्हेन अ फोर्स f is applied on it, जब इस पे एक फोर्स लगा इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, किस डायरेक्शन में? मोशन की डायरेक्शन में। कितने टाइम के लिए लगा? फॉर टाइम t।
तो जिस डायरेक्शन में गाड़ी चल रही थी उसी डायरेक्शन में आपने फोर्स लगा दिया तो ऑब्वियसली उसकी वेलोसिटी चेंज होगी। द वेलोसिटी चेंजेस टू, अब उसकी वेलोसिटी कितनी हो चुकी है v। तो यहाँ पे दो केस बन रहे हैं, बॉल थी, मास m था, वेलोसिटी u थी। आपने क्या किया, इस बॉल पे, ठीक है, इस बॉल पे जिसकी वेलोसिटी u थी इस पे लगा दिया फोर्स f कितने टाइम के लिए, t के लिए। अब क्या होगा यहाँ पे, अब इसकी वेलोसिटी v हो जाएगी, मास m ही रहेगी। तो यहाँ इनिशियल वेलोसिटी थी तो यहाँ पे एक इनिशियल मोमेंटम रहा होगा कुछ, इस केस में कुछ इनिशियल मोमेंटम रहा होगा और यहाँ पे आपने फाइनल वेलोसिटी चेंज कर दी फाइनली, तो यहाँ फाइनल मोमेंटम रहा होगा, फाइनल वेलोसिटी में, सॉरी बेटा, देखो ये इनिशियल वेलोसिटी पे इनिशियल मोमेंटम रहा होगा और फाइनल वेलोसिटी पे फाइनल मोमेंटम आएगा। इसको मैं P1 नाम दूंगा और इस फाइनल मोमेंटम को मैं P2 नाम दूंगा। तो P1 कैसे आएगा, उस ऑब्जेक्ट का मास और इनिशियल मोमेंटम, और P2 कैसे आएगा, ऑब्जेक्ट का मास और उसकी फाइनल वेलोसिटी। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि इस मोमेंटम में कितना चेंज आया, मोमेंटम में कितना चेंज आया, चेंज इन मोमेंटम, मैं कहूं दोनों मोमेंटम में कितना चेंज आया, तो आप बोलोगे सर P2 में से P1 माइनस कर दो। मैंने कहा ठीक है, तो आप कहोगे सर P2 जो था तो mv माइनस mu था, P2 mv था माइनस P1 mu था। मैंने कहा ठीक है, फिर ये तो चेंज इन मोमेंटम की बात है, लेकिन अगर मैं बोल दूं द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो जब भी आप ये शब्द सुनोगे ना द रेट ऑफ, तो जो भी क्वांटिटी का आप निकाल रहे हो उसे टाइम से डिवाइड करना होता है। रेट का मतलब उसे टाइम से डिवाइड करना है। mv माइनस mu को मैं किससे डिवाइड कर दूंगा, टाइम से। तो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आ रहा है, mv माइनस mu बाई टी के। फिर अभी तो मैंने पढ़ा था पीछे, देखो क्या पढ़ा था कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है ना, क्या बेटा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है, अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स के। मतलब यानी कि इस रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की जगह क्या लिख सकते हैं, और दी अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स, और यानी F। अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स को हम किससे डिनोट कर रहे हैं, F से। तो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके था, अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स के। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की जगह लिख दिया अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स, और ये डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, mv माइनस mu बाई टी के। ठीक है, अब मैं जब ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाऊंगा ना बेटा और इक्वल का साइन लगाऊंगा तो मुझे यहाँ एक कांस्टेंट लेना पड़ता है। यहाँ पे इस केस में वो कांस्टेंट k है, और अब ये क्या बन जाएगा, mv माइनस mu बाई टी। फिर मैंने क्या किया, मैंने देखा दोनों में m कॉमन आ रहा है, मैंने अलग उठा लिया, ये बन गया v माइनस यू बाई टी। अब अगर आपको याद हो v माइनस यू बाई टी क्या था, एक्सेलरेशन, तो f इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, k m, और v माइनस यू बाई टी की जगह क्या लिख दिया, a। तो फोर्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, k m a। यहाँ पे हम k की वैल्यू ले लेंगे बेटा 1, k की वैल्यू कितनी में लेनी है, 1। तो f इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, m, f इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, m a। और यहां लिख देना here k is the constant of proportionality। जब भी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाओगे तो आपको एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, यहाँ पे वो कांस्टेंट क्या था हमारा, k। तो फॉर्मूला आ गया f इज इक्वल टू एम ए। ठीक है, या कई बार हम इसको लिख सकते हैं f इज इक्वल टू एम v माइनस यू बाई
ये हमारा फॉर्मूला है। तो ये सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की मैंने कर दी डेरिवेशन। अब आपको क्या करना है देखो, ऐसा यूनिट कैसे निकलेगी। तो देखो, फोर्स की ऐसा यूनिट निकालनी है ना। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एम इंटू ए। एम की ऐसा यूनिट क्या होती है, केजी। और ए की ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ऐसा यूनिट क्या आ जाएगी फोर्स की, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर या फिर न्यूटन। ये दोनों ही एसआई यूनिट है, ठीक है, किसकी, फोर्स की। पेपर में ना कई बार न्यूटन नहीं लिख के आएगा, ठीक है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख के आएगा। तो आप देख लेना बहुत ध्यान से, फिर कहो सर न्यूटन तो था ही नहीं। तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी तो फोर्स की यूनिट है। अब फोर्स देखो, फोर्स की एक वैल्यू होती है, यानी मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन तो होती है। तो फोर्स कैसी क्वांटिटी बन जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगी। क्यों, क्योंकि फोर्स का मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो फोर्स हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगी। अब बात आएगी कि वन यूनिट ऑफ फोर्स क्या होता है। डिफाइन वन यूनिट ऑफ फोर्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1 नंबर के लिए। तो वन यूनिट ऑफ फोर्स का मतलब है वो फोर्स जो हम 1 kg के ऑब्जेक्ट पे लगाते हैं ताकि उसमें एक्सेलरेशन कितना आ जाए, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो वो फोर्स कितना कहलाएगा, 1 न्यूटन। 1 न्यूटन फोर्स का क्या मतलब है कि 1 kg के ऑब्जेक्ट पे आप जो फोर्स लगा रहे हो, जिसकी वजह से उसमें 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन आ जाए, तो जो फोर्स आपने लगाया होगा उसका क्या वैल्यू हुआ होगा, 1 न्यूटन। ठीक है, तो 1 kg के ऑब्जेक्ट को 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की से एक्सलरेट करने के लिए आपको जो फोर्स लगाना पड़ता है, उसी फोर्स को क्या बोलते हैं, 1 न्यूटन। तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से मुझे क्या मिला बेटा, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ने मुझे एक मेथड दिया। किस चीज का मेथड दिया, किस चीज का मेथड दिया, फोर्स की वैल्यू निकालने का, वो भी कैसे, मास इनटू एक्सेलरेशन करके। फिर आपने कई बार देखा होगा कि एक क्रिकेटर क्या करता है, एक बॉल को कैच करते टाइम अपने हाथ को पीछे लेके जाता है। ऐसा क्यों करता है, तो जब क्रिकेटर ऐसा करता है ना, तो वो क्या करता है, टाइम को इंक्रीज करता है। क्या करता है, टाइम को इंक्रीज करता है, जिससे कि क्या होता है, जो उस बॉल की हाई वेलोसिटी है, उस फास्ट मूविंग बॉल की जो हाई वेलोसिटी है, वो डिक्रीज हो जाती है 0 पे, पर थोड़ा टाइम लेकर, ठीक है। तो बॉल को पीछे लेके जाता है, तो पीछे ले जाने से क्या होता है, जो सब्जेक्ट की हाई वेलोसिटी थी उसको कुछ टाइम मिल जाता है 0 होने के लिए। तो इससे क्या होगा, बॉल का एक्सेलरेशन डिक्रीज हो जाएगा। बॉल जो एक्सेलरेट करते हुए तुम्हारे हाथों में आएगी, वो बढ़ के एक्सेलरेट नहीं करेगी, डिक्रीज होते हुए एक्सेलरेट करेगी, मतलब उसका एक्सेलरेशन स्लो पड़ जाएगा। तो जब आप उस बॉल को कैच करोगे तो उसका इम्पैक्ट, फास्ट मूविंग बॉल का इम्पैक्ट कम होगा, यानी आपको चोट कम लगेगी। ठीक है, तो मैंने जैसे भी फॉर्मूला देखा था ना, F इज इक्वल टू एम बी माइनस यू बाई टी। तो यहाँ पे F और टाइम, फोर्स और टाइम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। मतलब क्या, अगर आप टाइम बढ़ा देते हो तो फोर्स अपने आप कम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल, टाइम बढ़ेगा फोर्स अपने आप घट जाएगा, दर्द कम होगा। ऐसे ही आपने देखा होगा हाई एथलेटिक कंपटीशन में, हाई जंप एथलेटिक कंपटीशन में, सॉरी, हाई जंप एथलेटिक कंपटीशन में क्या होता है, जो एथलीट है उन्हें गद्दे के ऊपर या रेत के ऊपर कुदाया जाता है। क्यों, अगेन सेम रीजन। ऐसा करने पे क्या होता है कि जब एथलीट उस बेड के ऊपर आके गिरेगा, सैंड बेड या फिर उस गद्दे के ऊपर आके गिरेगा, तो जो टाइम है वो बढ़ जाएगा। और जब टाइम बढ़ेगा तो उसके घुटनों पे जो फोर्स लगेगा वो कम हो जाएगा। ठीक है, उसका मोमेंटम अचानक 0 नहीं होगा, धीरे धीरे 0 होगा, यानी इम्पैक्ट कम होगा। ठीक है, तो दिस इज टू इंक्रीज द टाइम ऑफ एथलीट्स फॉल टू स्टॉप।
आफ्टर मेकिंग द जंप, दिस डिक्रीजेस द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, इससे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम स्लो पड़ जाएगा और फोर्स कम होगा, उसके घुटनों पे लगेगा, जिससे उसे दर्द कम होगा। हाउ अ कराटे प्लेयर ब्रेक्स अ स्लैब ऑफ आइस विद सिंगल ब्लो, आपने देखा होगा जो कराटे प्लेयर है वो झटके में तोड़ता है आइस स्लैब, आइस स्लैब को क्या करता है, झटके में तोड़ता है, ठीक है। तो झटके में क्यों तोड़ता है, धीरे धीरे करके क्यों नहीं ले जाता, देखो जब वो झटके में तोड़ेगा यानी कि टाइम कम कर देगा, अब टाइम कम करेगा तो उस स्लैब के ऊपर फोर्स बहुत ज्यादा लगेगा, है ना, इंस्टेंट फोर्स लगा देगा, इंस्टेंटली फोर्स लगाएगा उसके ऊपर, कम एक शॉर्ट टाइम में बहुत ज्यादा फोर्स लगाएगा उस स्लैब के ऊपर, जिसकी वजह से जो पाइल ऑफ टाइल है वो टूट जाएगी, है ना, क्योंकि उसको अच्छा खासा फोर्स लग गया है उसके ऊपर। उल्टा होता है, यहाँ टाइम कम है तो फोर्स ज्यादा है। फिर आपने देखा होगा कि कराटे प्लेयर जो है टाइल को तोड़ के तुरंत हाथ पीछे खींचता है, हाथ क्यों पीछे खींचता है, इसके पीछे देखो रीजन ये है, जैसे ही वो हाथ पीछे खींचेगा तोड़ते टाइम बहुत तेजी से आगे मारता है और तोड़ के तुरंत हाथ पीछे खींचता है, तो हाथ पीछे खींचने से क्या होता है, वो टाइम बढ़ा देता है, जिससे हाई वेलोसिटी जीरो होती है। अगर हाई वेलोसिटी जो उसके हाथ की थी अचानक जीरो हो जाएगी तो उसको बहुत चोट लग जाएगी, लेकिन वो अगर हाथ पीछे लेके जा रहा है तो अचानक जीरो नहीं होगी, धीरे धीरे वो वेलोसिटी जीरो होगी, तो इससे उसके हाथ पे लगने वाला एक्सेलरेशन या फोर्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज, और इम्पैक्ट भी कम हो जाएगा, उसको इतना चोट का एहसास नहीं होगा। फिर आता है कि आपको, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है कि न्यूटन के सेकंड लॉ से फ्रॉम सेकंड लॉ, यानी सेकंड लॉ से फर्स्ट लॉ डिराइव करके देना है, सेकंड लॉ से क्या करना है, फर्स्ट लॉ डिराइव करके देना, वो कैसे होगा देखो, यहाँ ध्यान दो, तो मैं तुम्हें यहाँ ध्यान देखो, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन फ्रॉम सेकंड लॉ ऑफ मोशन, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, नहीं हाँ सॉरी, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, देखो सेकंड लॉ से बेटा फर्स्ट लॉ बनाना है, सेकंड लॉ से फर्स्ट लॉ बनाना है, तो सेकंड लॉ क्या कहता था पता है आपको, F इज इक्वल टू एम वी माइनस यू बाई टी, यही कहता था। और फर्स्ट लॉ क्या कहता था, इफ एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो, अगर बाहर से लगने वाला फोर्स जीरो हो जाए, दैट इज एफ की वैल्यू जीरो हो जाए, यानी ये जो इक्वेशन वन थी जहां पे एफ था उसकी जगह क्या कर दिया उसने, जीरो, तो जीरो किसके इक्वल हो जाएगा, एम वी माइनस यू बाई टी के हो जाएगा। अब टी उधर जीरो से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या बनेगा ये, एम वी माइनस यू बाई यू, जीरो इंटू टू जीरो, एम वी माइनस यू, अब क्या होगा, एम इधर जाएगा डिवाइड होगा जीरो से, ये भी क्या बन जाएगा जीरो, तो v माइनस यू इक्वल टू कितना आ जाएगा, जीरो, अब u को इधर ले आओ तो u इज इक्वल टू v आ जाएगा हमारा, मतलब अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो रहा होगा, अगर हमने कोई बाहर से फोर्स लगाया ही नहीं होगा, तो ऑब्जेक्ट की जो इनिशियल वेलोसिटी थी और फाइनल वेलोसिटी थी वो सेम रहेगी, मतलब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में ही ट्रेवल करेगा बिना एक्सटर्नल फोर्स के। तो ये लाइन क्या बताती है कि इफ f इज जीरो then object will remain in uniform motion, और मान लो अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे हो तो, इफ ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, तो रेस्ट पे क्या जीरो होता है, यू जीरो होता है ना, बट यू तो v के इक्वल है ना, और u कितना है, जीरो, दैट इज u इक्वल टू v इक्वल टू जीरो, मतलब इनिशियली भी रेस्ट में था और फाइनली भी
रेस्ट में है। कब? जब कोई फोर्स लगा ही नहीं। तो इफ F is equal to 0, then object at rest, इनिशियली रेस्ट पे था इसलिए U 0 था, will remain at rest, और फाइनली भी रेस्ट में रहा क्योंकि V 0 था। ठीक है, तो ये मेरा सेकेंड लॉ से फर्स्ट लॉ डेराइव हुआ है। अब ये फिर कुछ न्यूमेरिकल्स हैं हमारे, उनके बारे में मैं अभी डिस्कस करता हूं, उसके बाद हम आ जाते हैं सीधे सीधे थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, जैसे ऑब्जेक्ट ए है, ए अगर बी पे कुछ फोर्स लगाएगा तो बी भी ए पे उतना ही फोर्स लगाएगी मगर अपोजिट डायरेक्शन में। When an object exert a force on another object, जब एक ऑब्जेक्ट, ठीक है, जब एक ऑब्जेक्ट ये वाला ए मान लो बी पे कुछ फोर्स लगाता है, इस फोर्स का नाम है एफ ए बी। तो ए ने बी पे कुछ फोर्स लगाया तो द सेकंड ऑब्जेक्ट यानी बी ऑल्सो एक्सर्ट एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन दी ऑब्जेक्ट, यानी बी भी ए पे उतना ही फोर्स लगाएगी पर अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए नेगेटिव लगा दिया। और आसान शब्दों में कहें तो अगर कहीं पे एक्शन होगा तो उसके अपोजिट में उतना ही इक्वल रिएक्शन होगा। फॉर एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अच्छा, तुम क्या देख रहे हो यहाँ पे, क्या हो रहा है कि ना ये दो ऑब्जेक्ट ए और बी, ए किस पे फोर्स लगा रहा है? बी पे, और बी किस पे फोर्स लगा रहा है? ए पे। क्या दोनों फोर्स एक ही ऑब्जेक्ट पे लग रहे हैं? नहीं, दीज टू फोर्स एक्ट ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट, ये दोनों फोर्स अलग अलग ऑब्जेक्ट पे लग रहे हैं। ए का फोर्स बी पे और बी का फोर्स ए पे, सेम पे नहीं लगते, नेवर ऑन दी सेम ऑब्जेक्ट। अच्छा, इन दोनों फोर्सेस को एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स कहा जाता है। पहला वाला एक्शन होता है, उसके बदले में जो होता है वो रिएक्शन फोर्स होता है। तो एक सवाल उठ के आता है कि जब हम एक फुटबॉल को किक करते हैं तो हम खुद क्यों नहीं उड़ जाते? अगर एक्शन रिएक्शन इक्वल है तो फुटबॉल को किक करो तो आप, फुटबॉल भी आपको किक कर रही होगी, दोनों लोग उड़ने चाहिए। फुटबॉल उड़ रही है, आप क्यों नहीं उड़ रहे हो? देखो, थर्ड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से अगर आप फुटबॉल को किक करोगे तो फुटबॉल भी क्या करेगी? उतना ही अपोजिट फोर्स आप पे लगाएगी, पर फुटबॉल का मास कम होता है। होता क्या ना, जो एक्सेलरेशन है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मास पे। तो फुटबॉल का मास क्या है? बहुत कम है हमारे कंपैरिजन में। तो जो फुटबॉल में एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन इन फुटबॉल, वो बहुत ज्यादा होगा एज कंपैरिजन टू हम में। तो हम उतनी स्पीड से एक्सेलरेट नहीं करेंगे, फुटबॉल कर जाएगी, इसलिए फुटबॉल उड़ जाएगी, हम नहीं उड़ पाएंगे। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर एक्शन और रिएक्शन इक्वल है और अपोजिट है तो वो एक दूसरे को कैंसिल क्यों नहीं करते? भैया, एक्शन ए ने किया बी पे, तो ए ने किस पे फोर्स लगाया? बी पे, और रिएक्शन बी ने किया ए पे, तो इन दोनों के जो फोर्स हैं वो दो अलग अलग ऑब्जेक्ट पे लग रहे हैं, सेम पे तो लग ही नहीं रहे हैं। अगर वो सेम पे लगते तो क्या होता? तो वो एक दूसरे को कैंसिल करते, पर ये एक्शन वाला फोर्स और रिएक्शन वाला फोर्स दो अलग ऑब्जेक्ट पे लग रहा है, जिसकी वजह से वो एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर सकते। अब सवाल आता है कि भाई हम रोड पे चलते कैसे हैं? पैरों से तो चलते हो, मगर कैसे? साइंस क्या है उसके पीछे की? तो होता क्या है, आप ना अपने पैरों से रोड को पीछे धक्का मारते हो, रोड पे फोर्स लगाते हो, फोर्स, धक्का मारने का मतलब रोड को पुश कर रहे हो, फोर्स लगा रहे हो। तो रोड भी क्या करता है? उतना ही इक्वल और अपोजिट फोर्स आप पे लगाता है। आप पीछे धक्का मार रहे हो रोड को, रोड आपको उसके बदले में उतना ही फोर्स आगे की तरफ धकेल रहा है। फिर क्या होता है? रोड हमसे बहुत ज्यादा हैवी है, बहुत ज्यादा मास है,
तो रोड में कोई एक्सेलरेशन नहीं आता, हमारा मास कम है तो हम एक्सेलरेट कर जाते हैं और हम आगे बढ़ जाते हैं। कह रहा है कि अगर एक्शन और रिएक्शन इक्वल है तो वो इक्वल मैग्नीट्यूड प्रोड्यूस क्यों नहीं करते, इक्वल एक्सेलरेशन क्यों नहीं प्रोड्यूस करते। एक्शन और रिएक्शन अगर इक्वल है तो वो दो ऑब्जेक्ट के ऊपर, जिन दो ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रहे हैं, वो दोनों सेम स्पीड से क्यों नहीं ट्रेवल कर रहे हैं। इसके पीछे रीजन क्या है भाई, देखो इसके पीछे रीजन ये है कि एक्शन और रिएक्शन दो अलग अलग ऑब्जेक्ट पे लग रहा है और दोनों का मास अलग है। जब मास अलग है तो मुझे पता है एक्सेलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मास के, तो एक्सेलरेशन भी अलग अलग होगा। ठीक है, क्योंकि दोनों का मास अलग है। अब एक कॉन्सेप्ट आ जाता है रिकॉइलिंग ऑफ गन। तो जब आप एक गन को फायर करते हो तो रिकॉइलिंग ऑफ गन का क्या मतलब है, गन का जब आप गन से बुलेट फायर करते हो तो पीछे झटका मारती है, पीछे झटका मारने को रिकॉइलिंग ऑफ गन कहते हैं। पूछ रहा वो होता क्यों है। तो जब आप गन को फायर करते हो, मतलब उसमें से बुलेट फायर करते हो, तो जो बुलेट है वो क्या करती है, एक फोर्स, फॉरवर्ड फोर्स लगाती है। सॉरी सॉरी सॉरी, जब आप गन से बुलेट फायर करते हो तो गन बुलेट के ऊपर एक फॉरवर्ड फोर्स लगाती है। मैन अ गन इज फायर्ड, जब गन फायर होती है तो वो क्या करती है, बुलेट के ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट करती है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो बुलेट क्या करती है, इसके बदले में इक्वल और अपोजिट फोर्स गन पे लगा के जाती है। पहले गन ने धक्का मारा था बुलेट को आगे की डायरेक्शन में, तो बुलेट क्या करती है इसके रिएक्शन में, गन पे धक्का मारती है पीछे की डायरेक्शन में, जिससे गन रिकॉइल होती है। पर होता क्या है, गन का मास बहुत ज्यादा होता है बुलेट के कंपैरिजन, तो गन के अंदर आने वाला एक्सेलरेशन कम होता है बुलेट के कंपैरिजन, तो बुलेट उड़ के दूर चली जाती है, गन थोड़ा सा ही पीछे खिसकती है। फिर जब आप बोट से उतरते हो, देखा ना आप, जब बोट से उतरते हो तो बोट थोड़ा सा पीछे हो जाती है, क्यों। तो जब एक सेलर या कोई भी इंसान जब बोट से बाहर आता है तो हम क्या करते हैं, हम बाहर की तरफ कूदते हैं, यानी हम बाहर आगे की तरफ फोर्स लगा रहे हैं ना, हम आगे की तरफ फोर्स लगाते हैं, जिसके बदले में क्या होता है कि बोट पीछे की तरफ धक्का खा जाती है, बोट पीछे जाती है, हम आगे जाते हैं, अपोजिट हो रहा है इधर। तो एक सवाल ये आता है कि एक फायरमैन के लिए, वो आग बुझाने वाले इंसान के लिए जिस पाइप को पकड़ते हैं उसे हॉज बोलते हैं, वाटर होज। तो एक फायरमैन के लिए वो वाटर होज पकड़ना दिक्कत में क्यों होता है, जब उसमें बहुत ज्यादा पानी और बाइक बहुत हाई वेलोसिटी से निकलता है। वाई इज इट डिफिकल्ट फॉर अ फायरमैन टू होल्ड अ हॉज विच इजेक्ट्स, यानी निकालता है बहुत अमाउंट में पानी और हाई वेलोसिटी से। तो देखो जब फायरमैन बहुत ज्यादा पानी जो है बहुत हाई वेलोसिटी से आग के ऊपर छोड़ता है एक पाइप के जरिए, तो उन्हें ना उस पाइप को बहुत स्ट्रांगली पकड़ना पड़ता है, क्योंकि पाइप पीछे जा सकता है। अब वो पाइप जाता पीछे कैसे है, तो देखो जब पानी निकलता है ना पाइप से बाहर, ये पाइप और इस पाइप से जब पानी बाहर निकलता है तो पानी बड़ी प्रेशर से आगे जाता है, क्योंकि पीछे से मोटर जो है पाइप को आगे धक्का मार रही है, पाइप को नहीं पानी को। देखो ये हमारा पाइप है, तो पीछे से मोटर जिससे पानी धक्का मारा जा रहा होगा, तो वो मोटर क्या करता है, इस पानी को आगे की तरफ धक्का मारता है, तो पानी बहुत आगे की तरफ फेंका जाता है। इसके बदले में पानी क्या करता है, इस पाइप को पीछे की तरफ धक्का मार के जाता है। द बैकवर्ड मूवमेंट ऑफ द हॉस पाइप इज ड्यू टू द बैकवर्ड रिएक्शन फोर्स ऑफ वाटर रशिंग आउट थ्रू इट। मतलब जब वाटर उस पाइप से बाहर निकलता है तो क्या करता है, पाइप पे बैकवर्ड फोर्स लगाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, पाइप पीछे झटका खाता है। ठीक है, अब एक घोड़ा जो है कार्ट को कैसे पुल करता है, तो इन ऑर्डर टू पुल द कार्ट, हॉर्स पुशेस द ग्राउंड विद इट्स फुट। कार्ट को खींचने के लिए पहले घोड़ा क्या करता है, ग्राउंड को पीछे धक्का मारता है अपने पैरों से, है ना। तो इसके रिएक्शन में ग्राउंड क्या करता है, घोड़े को आगे धक्का मार देता है। ठीक है, जिसकी वजह से घोड़ा आगे जाता है और कार्ट आगे जाती है। ठीक है, तो ये था आपका पूरा सेकंड चैप्टर का थ्योरी वाला पार्ट। न्यूमेरिकल्स हम किसी और क्लास में देखेंगे। चलो तब तक बाय।